नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। यह ऐतिहासिक निर्णय है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के आदेश पर धार स्थित भोजशाला का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण कराया जा रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आड़ में इतिहास बोध से वंचित तो नहीं किया जा सकता। पूजा और नमाज के अधिकार पर बहस से पहले यह स्थापित होना आवश्यक है कि राजा भोज की विरासत पर कमाल मौला का मुलम्मा आखिर चढ़ा कैसे। मैं स्पष्टतः भोजशाला को राजा भोज की विरासत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही सत्य वर्ष 1902 में एएसआई द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में उजागर हुआ था। एक विशाल हवन कुंड और उसके चारों ओर अलंकृत स्तंभों की परिधि के भीतर देवी देवताओं की अनेक प्रतिमाएं स्वयं देखी और परखी जा सकती। यह ऐसा ही है जैसे मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने केवल गुंबद तान दिए और बन गई ज्ञानवापी मस्जिद। अब सारे साक्ष्य चीख चीख कर कह रहे हैं कि मंदिर ही है, दीवार भी मंदिर की, प्रतिमाएं भी देवी देवताओं की और सामने सदियों से बैठे हुए नंदी भी। प्राप्त तो महादेव भी हुए हैं, लेकिन माननीय अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा उचित है। वजू खाने में प्राप्त प्रतिमा यदि महादेव की सिद्ध होती है तो गंगा जमनी तहजीब की गंगा और जमुना का अलग अलग धाराओं में बह जाना निश्चित हो सकता है। जानते बूझते देवी देवताओं और इतिहास का अनादर क्यों? यह बड़ा प्रश्न है जिसका ज्ञान वापी के संदर्भ में उत्तर प्राप्त करना ही होगा। साथ ही साथ यही वस्तुस्थिति भोजशाला की भी है। आइए राजा भोज की भोजशाला पर थोड़ी चर्चा करते हैं। आज के वक्तव्य में हम 3 उप विषयों की चर्चा करने जा रहे हैं। प्रथम कि कौन थे राजा भोज, द्वितीय कि राजा भोज की वाग्देवी कौन थी, कैसी थी, और तीसरा प्रश्न कि भोजशाला विवाद क्या है। विषय के अंत में हम एएसआई के सर्वेक्षण की महत्ता पर भी बात करेंगे। कौन थे राजा भोज? यह प्रश्न हृदय को द्रवित करता है। आप इतिहास के छात्रों से भी यह प्रश्न करेंगे तो उन्हें खिलजियों मुगलों का पूरा खानदान रटा मिलेगा, लेकिन अधिकांश ठिठक जाएंगे कि राजा भोज कौन थे, कहां के शासक थे। राजा भोज मुहावरों और किंवदंतियों तक में इस तरह समाविष्ट है कि आज की पीढ़ी उन्हें मिथक और काल्पनिक मानने लगी है। इसलिए रेखांकित करें और अपनी पीढ़ी को भी सजग करें कि मध्य भारत के विशाल परिक्षेत्र पर शासन करने वाले राजा भोज परमार या पवार वंश के नवे शासक थे। विदित है कि परमार वंशीय राजाओं ने धारा नगरी अथवा वर्तमान धार नगर को अपनी राजधानी बनाते हुए 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक गौरवपूर्ण शासन किया था। राजा भोज की प्रतिष्ठा यह भी है कि वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की प्रतिष्ठा उनके ही नाम से है, जो क्षेत्र कभी भोजपाल या भोपाल कहा जाता था। राजा भोज ने इसी स्थान पर विशाल कृत्रिम झील का निर्माण कराया था, जिसका विस्तार एक समय पर भोजपुर के चर्चित शिव मंदिर तक था। राजा भोज की प्रतिष्ठा केवल गौरवशाली योद्धा की नहीं थी, उन्हें अद्भुत भवनों का निर्माता कहकर भी इतिश्री नहीं की जा सकती। वे जल संरक्षण की अवधारणा के आरंभिक सूत्रधारों में थे, यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। वस्तुतः वे सही मायनों में सरस्वती के उपासक थे, जिनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने 64 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी। साथ ही उन्होंने धर्म, ज्योतिष, आयुर्वेद, व्याकरण, वास्तुशिल्प, विज्ञान, कला, नाट्य शास्त्र, संगीत, योग शास्त्र, दर्शन, राजनीति शास्त्र आदि विषयों पर 84 ग्रंथ लिखे। उनकी प्रमुख कृतियों में सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, राजमार्तंड, योग सूत्र वृत्ति, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, चारु चर्चा, आदित्य प्रताप सिद्धांत, आयुर्वेद, सर्वस्व, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कूर्म शतक, श्रृंगार मंजरी, भोज चंपू, कृत्य कल्पतरु, तत्व प्रकाश, शब्दानुशासन आदि प्रमुख है। भोज प्रबंधन उनकी आत्मकथा है। अब दूसरे प्रश्न अर्थात बात राजा भोज की वाग्देवी की कर लेते हैं। जानते हैं कि राजा भोज और विद्या की देवी सरस्वती का सह संबंध कैसा था। मेरुतुंगाचार्य द्वारा विरचित प्रमुख जैन ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि के अनुसार धारा नगरी में जहां वर्तमान भोजशाला अवस्थित है, राजा भोज ने इसी स्थान पर माता सरस्वती का अनेक बार दर्शन और साक्षात्कार प्राप्त किया है।
क्या यही कारण है कि जैसे ही हम भोजशाला के भीतर प्रवेश करते हैं, यह पाते हैं कि मुख्य द्वार के पास दाहिनी दीवार पर काली पाषाण शिला के ऊपर कूर्म शतकम अथवा पारिजात मंजरी नाटक के प्रथम 2 अंक खुदे हुए हैं, जिनमें पर्यटक आसानी से ओम सरस्वत्यै नमः का अवलोकन कर सकते हैं। राजा भोज और माता सरस्वती के इस भक्तिपूर्ण संबंध को इस बात से भी समझा जा सकता है कि भोजशाला के बाहर ही एक छोटा कुआं है, जिसे अक्लकूप अथवा सरस्वती कूप कहा जाता है। आज भी जनसाधारण की यही मान्यता है कि इस कुएं का पानी पीकर जड़ बुद्धि व्यक्ति भी विद्वान हो सकते हैं, सरस्वती के उपासक बन जाते हैं। इस जन मान्यता से यह स्पष्ट भी होता है कि परमार वंशीय शासक न केवल स्वयं अध्येता था, अपितु विद्यानुरागियों, विद्वानों, कवियों, शोधकर्ताओं, अभियंताओं, वैज्ञानिकों आदि का संरक्षक भी था। भोजशाला को कभी भारत के महत्वपूर्ण रहे शिक्षा संस्थानों में गिना जाता था। आज भी प्रामाणिक है कि यहां कभी भव्य सरस्वती प्रतिमा अथवा वाग्देवी स्थापित रही थी। प्राचीन साहित्य में देवी सरस्वती को विद्याधारी, वीणावादिनी, भारती, महाविद्या तथा महावाणी आदि सहित वाग्देवी भी पर्याय के रूप में उल्लेख प्राप्त होता है। भोजशाला के मुख्य गर्भगृह में वाग्देवी की श्वेत संगमरमर की प्रतिमा स्थापित थी, जो मध्यकाल के आक्रांता द्वारा हटवा दी गई थी। अभी अवशेष स्वरूप एक दीवार पर सफेद संगमरमर का कमल फूल उकेरा हुआ देखा जा सकता है। धार नगरी में वर्ष 1875 में पुरातत्व विभाग के श्री के लेले आदि को खुदाई करते हुए वाग्देवी की खंडित की गई जो प्रतिमा प्राप्त हुई थी, उसे तत्कालीन भोपावर स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट मेजर किनकेट के द्वारा लंदन ले जाया गया। भारतीय विरासत की अंग्रेजों द्वारा की गई लूट आज भी वहां के रॉयल म्यूजियम में सुरक्षित और प्रदर्शित की जाती है, जहां वाग्देवी की संगमरमर की निर्मित इस प्रतिमा को देखा जा सकता है। सरस्वती कंठाभरण जैसे महान ग्रंथ के रचयिता राजा भोज की आराध्या यही वाग्देवी है, जिन्हें श्रृंगार मंजरी कथाकृति में सौभाग्य तथा यश देने वाली, साथ ही स्निग्ध पदों से नर्तन करने वाली बताया गया है। वाग्देवी स्तोत्र में कहा गया है कि देवी भारती अपने ललित पदों से समूचे जगत के रंगमंच पर नर्तन करती हैं और सबको नचाती हैं। अखिले अपि जगदम गणे नृत्यंति ललितैः पदैः नृत्यंतखिलम विश्वम यानः सा पातु भारती। समझा जा सकता है कि राजा भोज द्वारा साकार की गई वाग्देवी की प्रतिमा इन्हीं ग्रंथों में उल्लेखित विवरणों के अनुरूप होनी चाहिए थी। पड़ताल कीजिए तो आपको ज्ञात होगा कि राजा भोज द्वारा संवत 1091 में वाग्देवी की प्रतिमा की स्थापना भोजशाला में की गई थी। कलकत्ता से प्रकाशित पत्रिका रूपम के 1924 जनवरी अंक में श्री के.एन. दीक्षित के हवाले से उल्लेख मिलता है कि ब्रिटिश संग्रहालय में स्थित प्रतिमा ही राजा भोज की आराध्या वाग्देवी की प्रतिमा है। प्रतिमा के पाद पीठ पर संवत 1091 ईस्वी सन 1134 का लेख उत्कीर्णित है। इस प्रतिमा में जो उत्कीर्णन है उसके मुख्यांश का अनुवाद है, यह माता वाग्देवी की मनोहारी प्रतिमा है, जो कि राजा भोज की धारा नगरी की विद्या को धारण करती है। राजा भोज की चर्चित वाग्देवी की प्रतिमा अभंग लास्य मुद्रा में है, जिसे मकराना के संगमरमर से बनवाया गया था। इस प्रतिमा में उत्तर और दक्षिण भारतीय मूर्ति कला के विशिष्ट लक्षणों का समाहार है। प्राप्त प्रतिमा के 4 हाथों में से आगे के 2 हाथ का आधा भाग खंडित और लुप्त है। सिर पर मुकुट, कंधे तक लटकते हुए कानों में कुंडल, कंठ में मोतियों का हार, वक्षस्थल पर मुक्ता जट्ट पट्टी और उसकी कट भी चारों ओर से अलंकृत है। इस प्रतिमा में देवी की सेवा में 5 प्रधान आकृतियां भी उत्कीर्णित हैं। विशेष रूप से उनकी बाईं ओर अपने हाथों में एक माला लिए उड़ती हुई नारी की आकृति गढ़ी गई है। प्रतिमा रूप में वाग्देवी ध्यान अवस्था में है। उनका मुख सुंदर तथा शांत है। यह प्रतिमा 4 फुट ऊंची, 9 इंच मोटी तथा 2 फीट 4 इंच चौड़ी है, जिसके निर्माण व स्वरूप में जैन शिल्पकला का प्रभाव भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इस विवेचना के पश्चात हम तीसरे और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि भोजशाला विवाद है क्या। राजा भोज
जिनका राज्यकाल वर्ष 1010 से 1055 ईस्वी माना जाता है, उन्होंने वर्ष 1034 ईस्वी में धार नगर में सरस्वती सदन या भोजशाला का निर्माण करवाया एवं यहां पर वाग देवी की प्रतिमा स्थापित की थी। समय बदल गया तथा वर्ष 1305 से 1401 ईस्वी के मध्य धार ने सबसे पहले मुस्लिम आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी का आघात सहा। राजा भोज की विरासत को नष्ट करने का वृतांत आरंभ होता है जबकि वर्ष 1269 में कमाल मौला नाम का फकीर धार आया, जो कि यहां पर 36 वर्षों तक रहा था। कमाल मौला ने धार के संदर्भ में बहुत सी सामरिक महत्व की जानकारियां एकत्रित की, जिसे उसने खिलजी के साथ साझा कर दिया। इन्हीं जानकारियों के आधार पर वर्ष 1305 में भोजशाला को नष्ट करने का कार्य मतिमंद आक्रांताओं द्वारा किया गया था। सूफी भारत को क्या दे गए, इस पर बहस से पहले उन्होंने हमसे क्या क्या छीना और मुस्लिम आक्रांता किस तरह भारत पर काबिज हो गए, यह जानना आवश्यक है। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय भोजशाला के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भी खिलजी की इस्लामिक सेना का विरोध किया था। खिलजी द्वारा लगभग 1200 छात्र छात्राओं को बंदी बनाकर उनसे इस्लाम को कबूल करने के लिए कहा, लेकिन इन सभी ने इस्लाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद इन सभी विद्वानों की हत्या कर दी गई और उनके शव को भोजशाला के हवन कुंड में फेंक दिया गया था। कमाल मौला की मौत के कई दशकों के बाद वर्ष 1456 में महमूद खिलजी द्वारा भोजशाला परिसर में ही मौलाना कमालुद्दीन अथवा कमाल मौला का मकबरा और दरगाह को बनवा दिया गया। कमाल मौला मस्जिद के बगल में 4 इस्लामी मकबरे और हैं। इनमें से प्रमुख है कमालुद्दीन चिश्ती धारवी, वर्ष 1238 से 1330 की दरगाह, जिसको मालवा सल्तनत के दौरान बनवाया गया था। ध्यान रहे कि इन मस्जिदों दरगाहों का निर्माण भारतीय शिक्षा के प्रतिमानों और विरासतों पर हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे विष्णु स्तंभ का कुतुब मीनार के रूप में परिवर्तन किया गया और इसके लिए 27 हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट कर दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई गई थी। मेरा स्पष्ट मानना है कि धार की भोजशाला का विध्वंस नालंदा विश्वविद्यालय के बख्तियार खिलजी द्वारा किए गए नाश जैसा ही पापपूर्ण और घृणित कार्य था, जिसके बाद सूफी की रट और उनके योगदानों की पाठ्य पुस्तकों में रेलम पेल सोचिए कि क्यों है। गंगा जमुनी तहजीब से गंगा को अलग, जमुना को अलग करके देखेंगे तो ही हम उस तहजीब को जान पाएंगे जिसका काम तोड़ना और कब्जा करना रहा है। यही राजा भोज की महान विरासत और विद्या के मंदिर के साथ भी हुआ है। मुसलमानों ने भारतीय शिक्षा संस्थानों को निर्दयता से नष्ट किया, फिर वह चाहे खिलजी हो या औरंगजेब। थाली इनकी एक ही है, चट्टे बट्टे अलग अलग दिखते। वर्ष 1732 ईस्वी में मुस्लिम शासन का अभिशाप कटा और धार भूमि मराठों के अधीन हो गई। भोजशाला से मुसलमान दावे भी मराठा शासन के साथ साथ समाप्त प्राय हो गए थे। जैसा कि वक्तव्य के आरंभ में मैंने बताया था कि धार नगरी में वर्ष 1875 में पुरातत्व विभाग के श्री के लेले आदि को खुदाई करते हुए वाग देवी की खंडित की गई प्रतिमा प्राप्त हुई थी। उसे तत्कालीन भोपावर स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट मेजर किनकेट के द्वारा वर्ष 1880 में लंदन ले जाया गया था। वर्ष 1909 ईस्वी में धार रियासत द्वारा एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट को लागू कर भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। वर्ष 1934 में इस स्थान पर अवैध कब्जे हटाकर यहां भोजशाला नाम की पट्टिका धार प्रशासन द्वारा लगवा दी गई। यहां पर इतिश्री हो जानी चाहिए थी, लेकिन 1935 में अजमेर उर्स के दौरान मुसलमान उग्र हो गए और भोजशाला को कमाल मौला की मस्जिद बताते हुए उस पर अधिकार के लिए हिंसक प्रतिरोध पर उतारू हो गए। इससे डरकर दिनांक 24/8/1935 को धार राज्य के दीवान श्री नाड़कर ने शुक्रवार को भोजशाला के भीतर ही मुसलमान समुदाय को नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी। इतना ही नहीं, भोजशाला के मुख्य द्वार के बाहर बेतरतीब कब्रिस्तान पनपता रहा, भूमि का अतिक्रमण होता रहा और सब कुछ डंके की चोट पर। इतने से भी शांति नहीं थी तो 21 से 23 दिसंबर 1944 को कमालुद्दीन चिश्ती का पहला उर्स हुआ और इसे दंगे में परिवर्तित कर दिया गया। धार नगरी के जागरूक नागरिकों ने इस गुंडागिर्दी के विरोध में अपना स्वर उठाना आरंभ कर दिया था।
वर्ष 1952 में इतिहास शोध साक्ष्य संकलन के माध्यम से सनातन मान्यता ने अपनी विरासत पर दावा किया और भोज उत्सव को मनाना आरंभ किया। भोजशाला में सरस्वती जन्मोत्सव की यह शुरुआत केशरीमल सेनापति, प्रेम प्रकाश खत्री, वसंतराव प्रधान, ताराचंद्र अग्रवाल आदि इतिहास के प्रति जागरूक नागरिकों द्वारा किया गया था। 29 नवंबर 1952 को भोजशाला को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। 1988 को भोजशाला में एक प्रतिमा पाई गई जो धार संग्रहालय को सौंप दी गई है। 1994 को सनातन मतावलंबियों ने भोजशाला पर अपना दावा प्रस्तुत करते हुए सभी घरों पर केसरिया ध्वज लहरा दिए। वर्ष 1995 को शिवसेना के जिलाध्यक्ष द्वारा भोजशाला में झंडा फहराने का प्रयास किया गया, जो प्रशासन ने होने नहीं दिया। फरवरी 1995 को लगभग 50 व्यक्तियों के एक समूह ने भोजशाला में प्रवेश कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। 23 अप्रैल 1995 को हिंदू और मुस्लिम समुदायों के मध्य एक आम सहमति बन गई कि शुक्रवार को मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं और मंगलवार को हिंदू सुंदरकांड का पाठ करेंगे। 11 अगस्त 1996 से 13 दिसंबर 1996 का समय घटना प्रधान रहा। प्रतिबंधों के बाद भी मुस्लिम समुदाय ने 2 बार अपने मृतकों के शवों को भोजशाला परिसर में ही दफनाया। दोनों ओर से पथराव की घटनाएं हुई और अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लग गया। उर्स को भी स्थगित करना पड़ा। आंदोलनों का प्रतिफल था कि प्रशासन द्वारा भोजशाला के निकट के कब्रिस्तान को 9 मई 1997 को बंद करने का आदेश दिया गया। भोजशाला के भीतर ही एक कमरे में मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति का अवैध कब्जा था, उसे प्रशासन ने 12 मई 1997 को खाली करवा लिया। सोचकर देखिए कि यह जानते हुए भी कि स्थान देवी सरस्वती का आराधना स्थल माना जाता है, मांस मछली की दुकानें इस स्मारक के साथ लगकर ही सजा करती थीं, इसे भी 20 जनवरी 1997 को हटवाने के लिए प्रशासन बाध्य हुआ था। 12 मई 1997 को ही प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रति शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ सकते हैं। प्रति वसंत पंचमी को हिंदू समुदाय के लोग प्रार्थना कर सकते हैं। शेष दिन यह स्थान संग्रहालय की तरह जन अवलोकनार्थ सशुल्क खोला जाएगा। विरासत सनातन योद्धा और अध्येता राजा भोज की और साप्ताहिक प्रवेश का अधिकार केवल मुसलमानों को, जबकि हिंदुओं के लिए साल का केवल एक दिन। इस निर्णय पर पुरातत्व विभाग द्वारा भी 5 फरवरी 1998 को मुहर लगा दी गई। यह असंतुलित निर्णय था जिसमें प्राधिकारी को ही बेदखल कर दिया गया था, इसलिए असंतोष तो बढ़ना ही था। आंदोलन उग्र होता गया। विशेष रूप से वर्ष 2002 से 2003 के बीच आंदोलन में लाठीचार्ज हुए, गोलियां चली, जाने गई। इस बीच रथ यात्राएं निकाली गई और जैसे जैसे आवाज तीखी हुई, प्रशासन को अपनी भूल समझ में आने लगी। 7 अप्रैल 2003 को हिंदुओं को भी प्रति मंगलवार सूर्योदय से सूर्यास्त तक निःशुल्क प्रवेश कर पूजा और अर्चना करने की अनुमति प्राप्त हो गई। जो फूल चढ़े हमारे सिर पर ही चढ़े की मानसिकता से काजी मोइनुद्दीन ने इस अनुमति के विरोध में याचिका डाली, जिसे खारिज कर दिया गया। वर्ष 2013 तथा 2016 में दोनों समुदायों के मध्य अत्यधिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जब वसंत पंचमी का दिवस शुक्रवार को पड़ा था। 12 फरवरी 2016 को तो पुलिस ने वसंत पंचमी पर दर्शन करने पहुंचे लोगों को दोपहर में जबरदस्ती बाहर निकाल दिया और इस दौरान लाठीचार्ज भी हुआ। बाद में पुलिस सुरक्षा में 25 लोगों को पुलिस ने वाहन में लाकर भीतर नमाज पढ़वाई। स्वाभाविक रूप से यह कदम विवाद उत्पन्न करने वाला था। इन घटनाक्रमों के दृष्टिगत यह महत्वपूर्ण है कि एएसआई सर्वेक्षण करे और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। पूजा और नमाज के अधिकार पर तो बाद में भी निर्णय होता रहेगा। पहले यह तो साफ साफ सामने आ जाए कि राजा भोज की विरासत को कब, क्यों और किसने नष्ट किया है। भोजशाला मैं स्वयं गया हूं। मैंने अनेक यंत्रों, अभिलेखों, स्तंभों और देवी देवताओं की आकृतियों को स्वयं देखा है और प्रथम दृष्टया ही यह साफ हो जाता है कि भोजशाला राजा भोज की ही विरासत है। मैंने यह भी पाया है कि अनेक प्रतिमाओं और आलेखों को सप्रयास नष्ट करने का यत्न किया गया है, जिससे कि साक्ष्य मिट जाएं। यदि भोजशाला का आप भ्रमण करेंगे तो स्तंभों पर की गई कई प्रतिमाओं को आप घिसा हुआ पाएंगे। यह एक मानसिकता है जिसे उजागर करना आवश्यक है। माननीय अदालत के आदेश पर हुए एएसआई सर्वेक्षण का
हृदय से स्वागत और आभार। नीर क्षीर विवेक होगा, हम यह जानते हैं। ध्यान रहे कि भोजशाला धार्मिक विषय है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन उससे पहले यह इतिहास की थाती है, इसलिए पूरा सच तो सामने आना ही चाहिए। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।